जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हमारे द पढ़ाई करो चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, एनसीईआरटी साइंस का हमारा स्टार्ट किया था हमने सीरीज, तो फर्स्ट वीडियो हो चुका है। क्लास 6 का जो फर्स्ट वीडियो है वो हो चुका है, ये सेकंड है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और ये आज क्लास 6 वाला जो है ख़त्म हो जाएगा, कल से हम क्लास 7 स्टार्ट करेंगे। तो हमारा जो चैप्टर है आज वो है चैप्टर नंबर 9, सजीव एवं उनका परिवेश। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि पौधों और जीवों में अनुकूलन यानी एडॉप्टेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि पौधों और जीवों के विशिष्ट लक्षण एवं स्वभाव जो उन्हें एक आवास विशेष में रहने के अनुकूल बनाते हैं, अनुकूलन कहलाता है। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल सही है। पौधे और जो जीव होते हैं उसके जो स्पेशल लक्षण होते हैं, ठीक है, सिम्टम्स होते हैं, लक्षण होते हैं, जो उनका बिहेवियर होता है, स्वभाव, तो उनको जो है एक आवास विशेष में रहने को जो है एडोप्टेबल बनाते, वो एडॉप्ट कर जाते हैं। ठीक है, और उसी को कहते हैं एडोप्टेशन यानी अनुकूलन। दूसरा क्या है कि मैदानी क्षेत्र के एक व्यक्ति को ऊंचे पहाड़ी क्षेत्र में तीव्र गति से सांस लेनी पड़ती है, परंतु थोड़े दिनों बाद वह सहज हो जाता है। यह अनुकूलन का सटीक उदाहरण है? तो बिल्कुल नहीं, ये अनुकूलन नहीं है, इसको कहते हैं पर्यानुकूलन यानी कि एक्लीमेटाइजेशन कहते हैं। अनुकूलन में क्या लगता है कि बहुत समय लग जाता है किसी भी चीज़ को एडॉप्ट करते हुए एक नए जगह को। जैसे कोई गर्मी में रह रहा है, उसको फिर ठंडा में रहना है। मैं किसी जीव की बात करूँ या पेड़ की, जिसका जैसे कोई जीव जंतु है वो गर्मी में रहता है, अब उसको ठंडा में रहना है, तो उसको एडॉप्ट करते 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 काफ़ी लंबा हजारों साल लग जाएंगे, तब वो एडॉप्ट कर पाएगा उस चीज़ को। ठीक है, और यहाँ पे जहाँ तक बात हो रही है, थोड़ी सी दिन की बात होती है कि हम किसी मैदानी क्षेत्र से जब हम पहाड़ी पे जाते हैं तो फिर कुछ दिनों तक हमें असहजता फील होती है, लेकिन फिर धीरे धीरे करके जो है कुछ दिनों के बाद फिर हम जो है उसके क्या होते हैं, उसके हैबिचुअल हो जाते हैं, उसके आदी हो जाते हैं। ठीक है, तो इसी को कहते हैं पर्यानुकूलन यानी कि एक्लीमेटाइजेशन। चलिए अब हम देखेंगे तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अब हम देखेंगे नेक्स्ट। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? वो है कि किसी सजीव का परिवेश जिसमें वह रहता है आवास कहलाता है। आवासों में विभिन्न घटक उपस्थित होते हैं। इन घटकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि किसी आवास में पाए जाने वाले सभी जीव, पौधे एवं जंतु, उसमें जैव घटक है। बिल्कुल, ये सजीव हैं, पौधे और जंतु जो है वो सजीव है, तो ये बायोटिक हो गए या जैव घटक हो गए। ठीक है, और अगर बात करें चट्टान हो गई, मिट्टी, वायु, जल जैसी जितनी भी निर्जीव वस्तु है वो क्या है? वो अबायोटिक है, यानी वो अजैव घटक है, वो निर्जीव है। तीसरा क्या है? तो ये दोनों तो सही हो गया कि भाई ये सजीव है यानी जैव घटक है, ये निर्जीव है यानी अजैव घटक है। तीसरा हो गया कि सूर्य के प्रकाश एवं उष्मा जैसे ऊर्जा घटकों, इन दोनों घटकों में से किसी में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो ये आपका हो गया कि सूर्य का प्रकाश और उष्मा भी जो है परिवेश या आवास अगर बात करें तो ये जैव घटक में आते हैं। ठीक है, सॉरी, अजैव घटक में आते हैं यानी अबायोटिक में आते हैं। ठीक है, चाहे उष्मा हो या फिर आवास हो, ये अबायोटिक में आते हैं, और इन्हें कभी कभी जो है ऊर्जा घटक के रूप में भी इनको जो है क्लासिफाइड किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 1 और 2 सही है जबकि 3 गलत है, क्योंकि इसे जैव घटक कहा गया कि इन दोनों घटकों में नहीं आते, जबकि ये अजैव घटक है, निर्जीव में इनको काउंट किया जाता है। चलिए नेक्स्ट है, ऊंट मरुस्थलीय परिस्थितियों के लिए अनुकूलित होता है, तो उसके अनुकूलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ऊंट का क्या है? पहला है कि उसके पैर लंबे होते हैं, हाँ होते हैं, जिससे उसका शरीर रेत की गर्मी से दूर रहता है, बिल्कुल सही है। दूसरा आपका क्या हो गया? दूसरा आपका कह रहा है कि उसमें मूत्रोत्सर्जन की मात्रा बहुत कम होती है तथा मल शुष्क होता है। हाँ, वो जो है बहुत ही कम मूत्रोत्सर्जन करते हैं, और इनका जो मल होता है वो काफ़ी सूखा सूखा सा रहता है, उसको पसीना नहीं आता, ऊँट को बिल्कुल पसीना नहीं आता। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा सही है? तो ये सभी सही हैं। ठीक है, 1, 2, 3 तीनों सही है। और यही ये स्पेशलिटी है ऊँट की कि जिससे क्या होता है, उसके शरीर में जो जल का जो है बहुत कम जल खत्म होता है उसका। ठीक है, उसके जो जल है उसका बहुत ही ह्रास बहुत कम होता है, और इसलिए ये जल के बिना कई दिन तक जिंदा रह सकती है। ये तीनों चीज़ हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट।
मछली निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अब इसमें देखना है मछली, स्क्विड और ऑक्टोपस, यानी कि उपयुक्त में से किसका या किनका शरीर धारा रेखीय नहीं होता है। ठीक है, तो हम तो जनरली जानते हैं कि मछली का जो होता है वो धारा रेखीय होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि किसका किसका होता है और किसका नहीं होता है, तो मछली का शरीर जो हमारा धारा रेखीय होता है, मछली को जो है क्यों, अगर धारा रेखीय होता भी है तो क्यों होता है, तो उसका रीज़न ये है कि मछली को क्या होता है कि पानी में जो है मूवमेंट करने में ये हेल्प करता है। ये जो धारा रेखीय है इसी की वजह से मछली को जो है ईजिली पानी में जो है वो गति कर पाता है। और मछली का शरीर चिकने साल्कों से ढका होता है, और ये साल्क क्या करते हैं, तो ये सल्क जो है मछली को प्रोटेक्ट करते हैं और जल में जो है उसको हेल्प भी करते, दोनों हेल्प कर रहा है फ्रेंड्स। यहाँ पे एक तो धारा रेखीय होना ये भी हेल्प कर रहा है, और दूसरा जो उसके चिकने शरीर पे जो सल्क लगे रहते हैं, ठीक है, जिसको चुहा शायद बोलते, चुहा रोआ, तो वो वाला जो चीज़ है उससे भी जो है मछली को हेल्प मिलती है चलने में समुद्र में, पानी में। ठीक है, तो ये मछली तो हमारा हो गया। इसमें से कौन नहीं होगा, तो स्क्विड। ठीक है, स्क्विड और ऑक्टोपस ये नहीं होता है धारा रेखीय। ठीक है, तो स्क्विड और ऑक्टोपस की अगर हम बात करें तो ये वैसा जंतु का है, समुद्री जंतु का शरीर है जो जब जल में चलता है तो अपने शरीर को धारा रेखीय ये बना लेता है। इसका होता नहीं है, बस ये चलता है स्क्विड या ऑक्टोपस तो अपने आप को धारा रेखीय ये जो है बना लेता है अपने बॉडी को। अब चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ऑक्टोपस, व्हेल, डॉल्फिन उपयुक्त में से किनमें श्वसन के लिए गिल यानी क्लोम नहीं होते हैं। तो ये आपका हो गया, ऑक्टोपस में जो है गिल होता है। ठीक है, व्हेल और डॉल्फिन में नहीं होता है, क्लोम नहीं होता है। जल में श्वास के लिए जो है ऑक्टोपस के शरीर में क्लोम होते हैं, जिस तरह मछलियों में क्लोम होते हैं उसी तरह ऑक्टोपस में भी क्लोम होते हैं। गिल बात करें तो स्क्विड और मछली में भी होते हैं, स्क्विड में भी होते हैं, याद रखिएगा। ऑक्टोपस हो गया, स्क्विड हो गया और मछली, तीनों में गिल या क्लोम होता है। लेकिन डॉल्फिन और व्हेल उसमें गिल नहीं होता है। ठीक है, वो किससे सांस लेता है, वो नाक से ही सांस लेता है। डॉल्फिन और व्हेल जो है नाक से सांस लेता है। वो क्या करता है कि लंबे समय तक बिना सांस का भी ये रह सकता है, और समय समय पे क्या करता है, समुद्र के किनारे आकर के जो है अपना श्वसन छिद्रों से जल बाहर निकालता है और श्वास, स्वच्छ वायु सांस भर के वो अंदर चला जाता है। चलिए अब हम देखेंगे नेक्स्ट है कि नागफनी के पौधों में प्रकाश संश्लेषण निम्नलिखित में से किस भाग में होता है। तो नागफनी के अगर पौधा की बात करें तो उसमें पत्ती नहीं होता है, पत्ती रूपी क्या होता है, तना होता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका तना। तो तना से ही होता है, तना ही उसका पत्ती का काम करता है, और वहीं पे जो है वो क्या करता है, बाष्पोत्सर्जन द्वारा जो है बहुत जल की बहुत कम मात्रा निष्कासित करता है नागफनी। और ये एक मरुस्थलीय पौधा है। ठीक है, मरुस्थल में पाया जाता है। और डेजर्ट पौधे में अगर बात करें तो पत्तियां अक्सर होती ही नहीं है। जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं उसमें पत्तियां नहीं होती है, उसका जो है बहुत मतलब लगभग या तो नहीं होती या फिर बहुत ही छोटी छोटी होती है। ठीक है, और कुछ पौधे क्या करते हैं, उसकी पत्तियां जो है कांटा का रूप ले लेती है और इसी से बाष्पोत्सर्जन होता है। तो बाष्पोत्सर्जन होने वाले जल जो है ह्रास में कमी आती है पत्तियां ना होने की वजह से। और नागफनी क्या है, अपना तना में प्रकाश संश्लेषण अपना वहाँ पे प्रोसेस करता है। और तना जो है एक मोटी परत से ढका हुआ होता है, हमेशा तना जो है एक मोटी मोमी परत से ढका रहता है। और इससे क्या हेल्प मिलता है उन पौधों को, तो उन पौधों को जो है अपना जल संरक्षण करने में, स्टोरेज करने में जो है इनको हेल्प मिलती है। और ज़्यादातर अगर हम बात करें डेजर्ट पौधों की या मरुस्थलीय पौधे की, तो उसका जो रूट होता है, उसका जड़, वो क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है, यानी जल को अवशोषित कर लेता है। और ये मिट्टी में क्या होता है, बहुत गहराई तक इसका जड़ जो रहता है बहुत मिट्टी में बहुत गहराई तक जाता है, क्योंकि पानी की खोज में, इसलिए ये बहुत दूर तक जाता है। ये भी आपका क्वेश्चन आता रहता है। ठीक है, तो चलिए अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पौधे की पत्तियां श्वसन की प्रक्रिया में वायु को अंदर लेती हैं। इस प्रक्रिया के अगले चरण में पत्तियां निम्नलिखित में से क्या करती हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा कि ऑक्सीजन का उपयोग करती है,
तथा कार्बन डाइऑक्साइड वायु में निष्कासित करती है। ठीक है, पौधे जब श्वसन क्रिया में वो क्या करती है, गैसों का जो है एक्सचेंज करती है, आदान प्रदान करती है। और ये किसके द्वारा होता है, तो ये पत्तियों के द्वारा होता है। पत्तियों में जो छोटा छोटा छेद होता है उसको स्टोमेटा कहते हैं, और उसी के द्वारा जो है वो क्या करती है, एयर को अंदर लेती है, वायु को अंदर लेती है और ऑक्सीजन का यूज करती है। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड वायु में निष्कासित करती है। ठीक है, ये बात हो रही है पौधे की श्वसन क्रिया में, याद रखिएगा। वो भी ऑक्सीजन ही लेती है और हमारे ही तरह वो ऑक्सीजन लेती है और CO2 छोड़ती है। ठीक है, लेकिन जब वो खाना बनाती है तो CO2 लेती है और ऑक्सीजन छोड़ती है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन हो जाता है, इसको भी ध्यान रखने की चीज़ें हैं। तो फोटोसिंथेसिस की अगर बात करें तो वो पता ही है कि लाइट का या फिर प्रकाश का उपस्थिति में, प्रकाश संश्लेषण में पौधे क्या करती है, प्रकाश की उपस्थिति में वायु की कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करती है भोजन बनाने के लिए और ऑक्सीजन छोड़ती है। तो पौधे कब, तो केवल दिन में ही वो भोजन बनाती है, क्योंकि उसको सनलाइट चाहिए, है ना, सूर्य का प्रकाश चाहिए, तो प्रकाश के लिए उसको दिन चाहिए, तो इसलिए वो ऐसा करती है। और श्वसन क्रिया अगर उसकी बात करें, पौधे की श्वसन क्रिया, तो वो दिन रात चलते रहता है। ठीक है, वो जो है हमेशा चलता रहता है, दोनों में निरंतर जो है कंटिन्यू वो चलता रहता है। और भोजन बनाने की प्रक्रिया में ही जो ऑक्सीजन की मात्रा पौधों द्वारा श्वसन में उपयोग की गई ऑक्सीजन की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। ओके, ये कहना चाह रहा है कि जैसे कि पेड़ पौधा है तो वो अपना उसका श्वास चल रहा है, वो ऑक्सीजन ले रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है हमारी तरह। ठीक है, लेकिन जब वो खाना बनाता है तो ये साइड वाला काम हो गया कि ये तो इधर चल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है। इसके साथ ही जब खाना बनाता है तो CO2 लेता है उसमें और O2 जो है छोड़ता है। तो मान ले जाए कि अभी जैसे ऑक्सीजन ले रहा है पेड़ पौधा श्वास के रूप में, तो मान ले जाए कि 4% ले रहा है। ठीक है, लेकिन जब CO2 जब वो फोटोसिंथेसिस होता है वहाँ पे और इधर बनाता है तो लगभग 10 या 15% वो छोड़ देता है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा मात्रा में छोड़ती है O2, CO2 नहीं, O2 ऑक्सीजन। ओके, चलिए अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें या किनमें श्वसन प्रक्रिया संपन्न होती है। तो देखिए, जितने भी सजीव है सब श्वसन प्रक्रिया करेंगे, चाहे पौधे हो, जीव हो या बीज हो। ठीक है, क्योंकि श्वसन जो है हम सजीवों को क्या है, स्पेशल जो है हमारा लक्षण है, और ये सजीव के लिए श्वास लेना बहुत जरूरी है। और उसके साथ ही बात करें कि ग्रहण किया गया जो भोजन से श्वसन के द्वारा ही शरीर को ऊर्जा मिलती है। शरीर को ऊर्जा किसके द्वारा मिलती है, जब हम भोजन करते तो उसके द्वारा नहीं मिलती है, जब ग्रहण कर लेते हैं भोजन और श्वसन के द्वारा ये शरीर को ऊर्जा देती है। ठीक है, पौधे में तो होते ही होते हैं। ठीक है, बीजों में भी श्वसन होता है। जैसे कि अगर बात किया जाए एग्जाम्पल के तौर पे, तो गेहूं की बोरी में आप देखेंगे कि कभी क्या, हमेशा ही आप देखेंगे गेहूं की बोरी अगर कहीं रखी हुई है तो उसमें गर्मी रहता है। ठीक है, लगेगा कि गर्मी है आसपास उसका, कुछ उसको छू कर देखेंगे बोरा वोरा तो उसमें क्या है कि बीजों के भी जो है श्वसन होता है, ये उससे पता चल रहा है। इसके कारण ही गर्मी हो, वहाँ पे जो है थोड़ा उष्मा जैसा फील होता है। तो बीजों में श्वसन की क्रिया अगर बात करें तो उस समय भी चलती रहती है जब अदर जैव प्रक्रम उतने सक्रिय एक्टिव नहीं होते हैं। चलिए अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। उत्सर्जन, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया और प्रजनन। तो उपयुक्त में से कौन से सजीवों, जंतु और पौधे दोनों के लक्षणों में सम्मिलित हैं। तो अगर हम देखेंगे तो उद्दीपन भी है। ठीक है, उद्दीपन मतलब क्या हुआ, उद्दीपन मतलब आपका हो गया कि जैसे छुई का पौधा हो गया, किसी को आपने टच किया और वो जो है वो उधर से जो है अपना रिएक्शन दिया। आप छुई का पौधा छुओगे, बस वो अपना रिएक्शन देता है, वो सिकुड़ जाता है, तो ये उद्दीपन है। ठीक है, उत्सर्जन मल मूत्र का उत्सर्जन भी हो गया। ठीक है, एक्सप्रेशन। और प्रजनन, रिप्रोडक्शन, तो ये तीनों जो है बहुत जरूरी है, किसी भी जंतु और पौधे दोनों के लक्षण में ये सम्मिलित है। उद्दीपन के और भी उदाहरण है, जैसे कि कांटा चुभना, तेज प्रकाश, कोई मतलब अगर कोई खाना है, कोई विशेष खाना है, प्रिय मतलब खाना है जैसे, तो वो उद्दीपन का होता है, उसके लिए हम एक्साइटेड हो जाते हैं कि अरे वाह, ये आज तो मेरा फेवरेट खाना बना है। तो ये क्या है, उद्दीपन है। इसके साथ ही अगर हम बात करें प्रजनन, तो रिप्रोडक्शन पता है ये पौधे व जंतु दोनों में होता है, और लेकिन दोनों में जो रिप्रोडक्शन होता है, प्रजनन होता है, उसके तरीके अलग अलग होते हैं। तो हमारा चैप्टर नंबर 10 है गति एवं दूरियों का मापन। फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से लंबाई का एसआई मात्रक कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मीटर। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में जब वैज्ञानिक को लगा कि एक ऐसा मात्रक होना चाहिए जो पूरे वर्ल्ड में एकदम कॉमन हो, ठीक है, तो उन्होंने जो है एसआई मात्रक निकाला। ठीक है,
तो एसआई मात्रक क्या होता है, उसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो सिस्टम इंटरनेशनल, ठीक है, सिस्टम इंटरनेशनल होता है इसका यूनिट, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट उसी को कहते हैं, या हिंदी में कहें तो अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली, ठीक है। चलिए इतना काफ़ी है, अब हम देखेंगे आगे। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। वाहन हो गया, पंखा, झूला, तो इसमें से कौन सा सुमेलित है, ठीक है। वाहन, वाहन यानी कि समझिए व्हीकल, तो व्हीकल क्या होता है, उसकी गति जो है सरल रेखीय गति का उदाहरण है, वो बिल्कुल जो है सीधी रेखा में गमन करती है, ठीक है। तो सरल रेखीय गति है, जब वस्तु सरल रेखा के अनुदिश गति करती है तो ऐसी गति को कहते हैं सरल रेखीय गति, यानी कि वो बिल्कुल ऐसे चल रही है, ठीक है, तो वो हमें पता चल गया। तो सरल रेखीय गति हो गया, तो इसलिए ये मिला। पंखा की बात करें तो पंखा क्या होता है, पंखा जो है आपका सर्कुलर मोशन में घूमता है, ठीक है, और इसमें क्या दिया हुआ है, आवर्ती गति, जबकि आवर्ती गति में कौन हो जाएगा, झूला हो जाएगा, पेंडुलम हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो वर्तुल गति, तो जब कोई वस्तु जो है इस प्रकार की गति करे कि वस्तु को किसी नियत बिंदु में दूरी समान रहती है, ठीक है, पंखा का ही देखेंगे तो एकदम दूरी समान होता है, वो गोल गोल सर्कुलर मोशन में घूमती है, लेकिन उसका जो दूरी है एकदम समान होता है, तो ये आपका वर्तुल गति हो गया। जैसे कि उदाहरण के लिए पंखा हो गया, घड़ी की सुई हो गई, कुम्हार का चाक हो गया, ये वर्तुल गति हो गया। और आवर्ती गति क्या हो गया, यानी ऐसी गति, ऐसा मूवमेंट जो एक निश्चित समय अंतराल के बाद भी अपनी गति को दोहराती है, ठीक है। झूला ही है, एक बार आगे जाता है, एक बार पीछे जाता है, फिर एक बार आगे जाता है, फिर एक बार पीछे जाता है। पेंडुलम हो गया तो उसका भी वही काम है, तो ये आपका आवर्ती गति हो गया। झूला हो गया, घड़ी का पेंडुलम हो गया, गिटार का तार देख लीजिए, ढोलों का जो पीछे वाला भाग है वो हो गया, तो ये आवर्ती गति का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट। तो हमारा नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आप लोग भी बना बना कर देखिएगा कि आपका कितना मतलब सही हो पा रहा है, गलत हो पा रहा है, ये अपना खुद से आप जांच कीजिएगा, ठीक है, तब ज़्यादा आपको सीखने का मौका मिलेगा। तीसरा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या है कि 1790 में फ्रांसीसियों के मापन की एक मानक प्रणाली की रचना की जिसे मीटरी पद्धति कहते हैं। दूसरा है कि 1 मीटर को 100 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है जिसे सेंटीमीटर कहते हैं। तीसरा है कि 1 सेंटीमीटर में 20 मिलीमीटर होता है। तो इसमें कौन सा कथन असत्य है, तो ये आपका जो है तीसरा कथन जो है आपका असत्य है। अगर पहला की बात करें तो बिल्कुल सही है, 1790 में जो है फ्रांसीसियों ने ही निकाला था मीटरी पद्धति, ठीक है, और हम भी जानते हैं 100 बराबर भागों को विभाजित करती है जिसे क्या कहते हैं, सेंटीमीटर कहते हैं। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर में कह रहा है 20 मिलीमीटर होता है, तो ये आपका गलत है क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है, 20 नहीं होता है, तो इसलिए तीसरा आपका गलत है। तो गलत पूछा गया तो ऑप्शन नंबर सी। अब हम देखेंगे, अब देखिए हमारा नेक्स्ट चैप्टर आ गया, प्रकाश, छाएं और परावर्तन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है इसका कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला है अपवर्तन, रिफ्रैक्शन, परावर्तन, रिफ्लेक्शन, विवर्तन, डिफ्रैक्शन, ठीक है। तो दर्पण में प्रतिबिंब के बनने के लिए उपयुक्त में से कौन सी घटना या घटनाएं आवश्यक हैं। तो दर्पण में अगर हम बात करें तो उसका जो प्रतिबिंब बनने के लिए प्रकाश का परावर्तन के कारण होता है, ठीक है। दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है उसका क्या रीजन होता है बनना, प्रकाश के परावर्तन के कारण होता है। अब वर्तन और विवर्तन इसमें जरूरी, इसमें जो है आवश्यक नहीं है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन। जैसे आप हम बात करें एग्जाम्पल के तौर पे, तो कोई मिरर ले रखा है हमने दर्पण और उस पर आप टॉर्च मारो तो वो आपकी तरफ आएगा, तो ये परावर्तन हो गया, ठीक है। या आप खुद अपना देखते हो चेहरा आपका वो उधर होता है, तो ये भी आपका क्या हो गया, परावर्तन हो गया। चलिए अब हम देखेंगे नेक्स्ट, व्यक्ति वस्तुओं को देख पाता है जब, ये भी क्वेश्चन आपका आता रहता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है और ये एग्जाम में आता रहता है। तो व्यक्ति जो है वस्तुओं को देख पाता है कब, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जब क्या होगा, जब प्रकाश जो है वस्तु पर पड़ेगा और आंखों की तरफ आए, ठीक है। जब प्रकाश जो है वस्तु पे पड़े और आंखों की तरफ आए तभी हम देख पाएंगे। अगर वस्तु पे नहीं पड़ेगा प्रकाश, हमारे आंख पे डायरेक्ट पड़ पाएगा तो क्या हमें दिख पाएगा, नहीं दिखेगा। वस्तु पे जब पड़ता है और हमारी आंखों की तरफ ये आता है तो हमें दिख जाता है, तो इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अभी आपका हर जगह इसी तरीके का कुछ क्वेश्चन जो है आपका पूछा जा रहा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन करें,
ठीक है। तो इसमें आपको जो है गलत कथन बताना है कि गलत कथन कौन सा है। तो पहला आपका है कि जब प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तो उस वस्तु की छाया नहीं बनती है। ठीक है, तो यही आपका गलत हो गया, क्योंकि जब प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तो उस वस्तु की छाया बनती है। ठीक है, तो ये आपका जो है गलत हो गया, इसमें कह रहा है नहीं बनती है। अगर अपारदर्शी बात करें तो अपारदर्शी हमने पहले ही पढ़ रखा है कि जिसके आर पार नहीं दिखता है। ठीक है, या कोई प्लेट है, मान लीजिए स्टील का प्लेट है, उसके इधर हमने प्रकाश जो है उस पर पड़ेगा तो क्या उसको छाया नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। तो इसलिए आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर 1 गलत है। दूसरा क्या है? दर्पण परावर्तन से हमें स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त होता है, अभी हमने देखा। तीसरा है कि पारभासी वस्तुएं प्रकाश के कुछ भाग को ही अपने में से होकर जाने देती है। बिल्कुल, पर पारभासी में क्या है कि सब कुछ क्लियर मतलब दिखेगा नहीं, लेकिन दिखेगा पर क्लियर नहीं दिखेगा, ये चीज़ है। तो कुछ जो प्रकाश का कुछ भाग है वो तो अपने से होकर जाने देती है, इसलिए हमें क्या होता है, हमें दिखाई देता है लेकिन क्लियर नहीं दिखता है। प्रतिबिंब छायाओं से अत्यधिक भिन्न होते हैं। बिल्कुल, प्रतिबिंब जो है छाया से तो अलग ही होता ही है। तो ये हो गया आपका। अब हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर, विद्युत तथा परिपथ। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी और सर्किट। तो निम्नलिखित कथनों पर आप विचार कीजिए। ठीक है, तो पहला है कि विद्युत सेल उसमें संचित रासायनिक पदार्थों से विद्युत उत्पन्न करता है। बिल्कुल, जो इलेक्ट्रिक सेल होते हैं उसमें किस वजह से जो है उसमें इलेक्ट्रिक उत्पन्न होता है, प्रोड्यूस होता है, तो रीज़न उसका ये है कि उसमें क्या रहता है, केमिकल होता है। ठीक है, उसमें जो केमिकल स्टोरेज रहता है उसी की वजह से विद्युत सेल काम करता है, रासायनिक ऊर्जा जिसको कहते हैं। दूसरा आपका है कि विद्युत सेल में एक सिरा धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक होता है। जो इलेक्ट्रिक बैटरी होती है, ठीक है, सेल बैटरी, तो उसमें क्या रहता है कि उसका एक साइड जो है पॉजिटिव चार्ज रहता है और एक तरफ जो है निगेटिव चार्ज रहता है, तभी काम करता है। सही है। तीसरा है कि विद्युत स्विच का उपयोग विद्युत धारा के प्रवाह को रोकने या प्रारंभ करने के लिए किया जाता है। जो इलेक्ट्रिक हमारा जो स्विच है उसका उपयोग क्या करते हैं, अगर हमें जो है इलेक्ट्रिक करंट को बंद करना है तो हम बंद कर देंगे, ऑफ कर देंगे। अगर हमको अपना इलेक्ट्रिक करंट हमको चाहिए तो हम ऑन कर लेते हैं। तो वही है, स्विच ऑन ऑफ की बात है। ठीक है, तो आपका जो है ये आंसर आपका सही हो गया। तो 1 2 3 तीनों इसमें सही है और इसमें कुछ विशेष नहीं है। तो चलिए हम आगे देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अब इसमें से विचार करना है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा विद्युत चालक का या के उदाहरण है। थर्माकोल है, वायु है, मानव शरीर है, एल्युमिनियम की पत्ती है। ठीक है, तो थर्माकोल में तो वायु बिल्कुल भी करंट पास नहीं हो सकता है थर्माकोल में। ठीक है, इसको कहते हैं क्या, ये वायु विद्युत रोधक है। ठीक है, यानी कि ये जो है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंट है और इसमें थर्माकोल से आपका पास नहीं होगा। अगर हम बात करें वायु का, ठीक है, थर्माकोल और वायु दोनों है। ठीक है, वायु भी आपका क्या है, विद्युत रोधक है, वायु से भी आपका जो है करंट पास नहीं हो सकता है। ठीक है, लेकिन मानव शरीर की बात करें तो मानव शरीर से करंट पास होता है, क्योंकि हमें भी करंट जो है अगर हम जैसे करंट को छूते हैं तो हम जो है हमको झटका देती है, यानी क्या हो रहा है, करंट जो है पास हो रहा है, इसलिए हमको जो है झटका मिला है। तो मानव शरीर हो गया। एल्युमिनियम की पत्ती, बिल्कुल एल्युमिनियम की पत्ती अगर उसको करंट में अगर आप उसको इस तरीके से छू लो तो उससे भी आपको जो है क्या होगा कि आपको झटका मिलेगा। ठीक है, बिजली का। तो ये हो गया मानव शरीर और एल्युमिनियम की पत्ती जो हो गई, उससे जो है इलेक्ट्रिक करंट पास होता है। जबकि तो इलेक्ट्रिक करंट, पहली बात तो आपको ये भी जानना चाहिए विद्युत रोधक किसको कहते हैं। ठीक है, विद्युत चालक, तो जिन पदार्थों से इलेक्ट्रिक करंट पास हो, फ्लो हो, ठीक है, बहे यानी प्रवाहित हो, तो वो आपका कहला जाएगा इलेक्ट्रिक, ठीक है, विद्युत चालक यानी इलेक्ट्रिक कंडक्टर। और जिन पदार्थों से क्या होगा कि इलेक्ट्रिक करंट जो है पास नहीं होगा, वही आपका कहला जाएगा इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंट। ठीक है, या फिर विद्युत रोधक, ये याद रखिएगा। चलिए, होप सो आपको ये समझ में आया हो। अब हम देखेंगे आगे। नेक्स्ट है आपका कि विद्युत चालक तथा विद्युत रोधक से संबंधित कथन है। तो हमने अभी देख लिया कि विद्युत चालक क्या होता है और विद्युत रोधक क्या होता है। अब हम देखेंगे कि इसमें क्या कथन सही है और क्या जो है गलत है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट है हमारा स्टेटमेंट कि जो पदार्थ, ठीक है, इसमें क्या करना है, एक मिनट,
अच्छा संबंधित कथन है, विद्युत चालक तथा विद्युत रोधक से संबंधित कौन सा कथन है ये बताना है। तो पहला है कि जो पदार्थ विद्युत धारा को प्रवाह होने देते हैं वो विद्युत चालक कहलाते हैं, ठीक है, तथा जो पदार्थ विद्युत धारा का प्रवाह मंद कर देते हैं विद्युत रोधक कहलाते हैं। तो हमने विद्युत रोधक में क्या देखा कि पास होने ही नहीं देता उसको कहते हैं विद्युत रोधक, ना कि मंद करता है, स्लो करता है, हम उसको कहते हैं विद्युत रोधक। तो ये आपका गलत हो जाएगा। दूसरा है कि जिस पदार्थ में विद्युत धारा का प्रवाह होता है उसे विद्युत चालक, बिल्कुल, तथा जिस पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाह नहीं होता है उसे विद्युत रोधक कहते हैं, बिल्कुल सही है। बी नंबर आपका सही हो गया। डी देखते हैं, सी देखते हैं कि इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है जिसे विद्युत चालक, ये उल्टा दिया, तथा जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है वो विद्युत रोधक, तो इसलिए ये गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है इसमें से आपको सही कथन चुनना है। फर्स्ट है कि बंद विद्युत परिपथ में विद्युत धारा विद्युत सेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक प्रवाहित होती है, ठीक है। तो ये आपका जो है बिल्कुल सही है कि स्विच, अगर बात करें कि बंद विद्युत धारा जो होती है यानी क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या होता है कि इलेक्ट्रिक करंट विद्युत सेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक प्रवाहित होती है, तभी हमें इलेक्ट्रिक करंट। अब पंखा चलाना है, हमने यहाँ पे स्विच ऑन किया, मान ले जाए, ठीक है, विद्युत धारा जब हम स्विच ऑन करेंगे तो विद्युत धारा ऑन हो जाएगी, तभी वो एक क्या किया, वहां से हमने स्विच किया और यहाँ पे ये आकर फैन जो है, फैन हो गया, कुछ भी कूलर अपना ऑन हो गया। तो ये आपका क्या हो गया, विद्युत धारा को हमने जैसे ऑन किया तो विद्युत सेल क्या हुआ, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक क्या प्रवाहित होती है, ठीक है। स्विच एक जटिल युक्ति है जिसमें विद्युत धारा के प्रवाह को कम या अधिक किया जा सकता है, ठीक है। तो ये आपका स्विच एक सरल युक्ति है जो विद्युत धारा के प्रवाह को रोका जा सकता है या फिर स्टार्ट किया जा सकता है, ठीक है, उसको कम और अधिक उससे नहीं किया जा सकता है। तो आपका 2 नंबर इसलिए गलत हो गया, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर आ गए हम, चुंबकों द्वारा मनोरंजन, ठीक है। तो चुंबकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला आपका है कि मैग्नेटाइट एक प्राकृतिक चुंबक है। तो मैग्नेटाइट एक प्राकृतिक चुंबक है क्योंकि इसमें लोहा क्या रहता है, प्रेजेंट होता है, इसलिए मैग्नेटाइट एक प्राकृतिक चुंबक है, बिल्कुल सही है। दूसरा, अगर हम बात करें, चुंबक कुछ पदार्थों को आकर्षित करता है, ऐसे पदार्थों को चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। तो चुंबक अगर देखें तो लोहा को, निकल को, कोबाल्ट, ये सब को जो है क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है, और इसी को कहते हैं हम चुंबकीय पदार्थ या मैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है। जो पदार्थ चुंबक को आकर्षित नहीं करता है और जो पदार्थ जैसे लकड़ी हो गया, ये चुंबक को आकर्षित नहीं करता है, तो ये क्या हो गया, अचुंबकीय पदार्थ कहलाता है, ठीक है, ठीक है। दूसरा सही है। तीसरा क्या है कि दो चुंबकों के समान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं जबकि असमान ध्रुवों में परस्पर प्रतिकर्षण होता है। तो अगर चुंबक की बात करें तो पता ही कि उसका 2 ध्रुव होता है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। अगर उसको एकदम फ्रीडम मतलब बात करें तो फ्रीडम से या फिर कहें कि एकदम इंडिपेंडेंटली जो है उसको लटका दिया जाए, स्वतंत्रता पूर्वक जो है उसको लटका दिया जाए, तो मैग्नेट क्या होगा, चुंबक हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में आकर रुकता है, ठीक है। और दो चुंबक के असमान ध्रुव क्या होते हैं, एक दूसरे को अगर समान रहेगा तो वो आकर्षित नहीं करेगा, ठीक है। अगर एक नॉर्थ में है एक साउथ में है इस तरीके का, तब वो असमान अगर ध्रुव है तब वो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। जबकि अगर समान ध्रुव है तो क्या करेगा, रिपल्सन जिसको कहते हैं, प्रतिकर्षण करता है, ठीक है। तो इसलिए तीसरा नंबर आपका गलत हो गया, उल्टा दे दिया है जब। चलिए अब हम देखेंगे नेक्स्ट। अब हम मिलाना है, ठीक है, सूची 1 को हमें जो है सूची 2 से मिलाना है। तो हमारा पहला क्या है, चुंबकीय। तो चुंबकीय का क्या हो जाएगा, वो कोबाल्ट हो जाएगा। कोबाल्ट, निकेल, लोहा सबको वो अट्रैक्ट करता है, इसलिए कोबाल्ट हो गया। मैग्नस, तो मैग्नस का आपका क्या हो जाएगा, यूनान हो जाएगा, क्योंकि माना जाता है कि यूनान में मैग्नस नामक एक गडेरिया था और वही जो है हमारा नेचुरल मैग्नेट या फिर प्राकृतिक चुंबक का खोज किया था। तो मैग्नस के ही नाम पे कहा जाता है कि ये जो नेचुरल मैग्नेट है उसका नाम मैग्नेटाइट रखा गया, ठीक है। अब है मैग्नेटाइट। तो मैग्नेटाइट क्या है, तो ये प्राकृतिक चुंबक है। अचुंबकीय में कौन आ जाएगा, तो मिट्टी आ जाएगा, मिट्टी, लकड़ी, ये सब आपका अचुंबकीय में आ जाएगा। अब नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
पहला है आपका कि प्रत्येक चुंबक में उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव होते हैं, बिल्कुल सही है। दूसरा है कि चुंबक को गर्म करने, चोट करने तथा ऊंचाई से गिराने पर चुंबक अपना गुण खो देता है, बिल्कुल सही है। जब हम किसी चुंबक को जो है चोट करते हैं या गर्म करते हैं या ऊंचाई से गिराते हैं तो अपना जो वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, जो आपका चुंबकीय गुण है, वो नष्ट हो जाता है। और चुंबक को अगर हम इंडिपेंडेंटली, मतलब अगर बात करें स्वतंत्रता पूर्वक जो उसको लटका दिया जाए, ठीक है, इंडिपेंडेंटली जो अगर उसको लटका दिया जाए तो हमेशा क्या होगा, एक सिरा उसका उत्तर की तरफ रहेगा और एक सिरा, दूसरा सिरा जो है दक्षिण की तरफ रहेगा, ठीक है। तो उत्तरी ध्रुव उसी को कहा जाता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। और वहीं अगर हम बात करें आर्टिफिशियल मैग्नेट की, तो कृत्रिम चुंबक एक ही आकार के बनाए जाते हैं, तो नहीं, कृत्रिम चुंबक जो होते हैं, आर्टिफिशियल मैग्नेट होते हैं, वो अलग अलग आकार के बनाए जाते हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर के होते हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर है 14 जल। इसमें निम्नलिखित पर विचार कीजिए, बाष्पन, बाष्पोत्सर्जन और संघनन, ठीक है। बाष्पन हमें पता है कि बाष्पन हो या बाष्पोत्सर्जन हो, उसमें क्या होता है, उसमें होता है कि जैसे पानी है, पानी को बाष्प में चेंज करना, यानी द्रव को जो है गैस में चेंज करना, या फिर कहें बाष्प में अवस्था में जो बदलता है उसी को कहते हैं बाष्पन या फिर बाष्पोत्सर्जन कहते हैं। संघनन क्या होता है, तो संघनन की अगर हम बात करें तो कोई ठंडा कोई सतह है, ठीक है, वहाँ पे अगर कोई गर्म हवा के जैसे ही वो टच में आता है तो वो उसके बाहर, जैसे कोई ग्लास है, ठीक है, ग्लास है, आइस भरा हुआ कोई ग्लास है और उसमें गर्म हवा अगर उसके टच में आ रहा है तो क्या होगा, ग्लास के साइड में जो आपका छोटी छोटी बूंदें हो जाएगी, ठीक है, तो वो आपका कहला जाएगा क्या, कंडेंसेशन या संघनन। तो कह रहा है कि उपयुक्त जल में भरे ग्लास की बाहरी सतह पर जल की छोटी बूंदें एकत्रित हो जाती है, उसको क्या कहते हैं, तो उसको संघनन कहते हैं, ठीक है। जब हवा जो है किसी ठंडे पृष्ठ के संपर्क में आती है तो उसमें क्या होता है, जो जलवाष्प है ठंडा होकर जो क्या हो जाता है, संघनित हो जाता है और जल की बूंदें इसीलिए पृष्ठ पर दिखाई पड़ती हैं। नेक्स्ट है कि जल चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें सही कथन बताना, कौन सा कथन सही है। तो पहला है कि वायु में जल बाष्पन तथा संघनन की प्रक्रमों द्वारा प्रवेश करता है, तो ये आपका गलत है, ठीक है। जल चक्र के लिए अगर हम बात करें तो वायु में जलवाष्प का उपस्थित होना अनिवार्य है, ठीक है। जल को जो है पृथ्वी, अगर हम बात करें जल चक्र के लिए तो वायु में जो है जलवाष्प का होना जरूरी होता है, ना कि बाष्पन ना संघनन के प्रक्रिया द्वारा। दूसरा क्या है कि जल को पृथ्वी के पृष्ठ पर पुनः वापस लाने में बाष्पोत्सर्जन प्रक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो वायु को जो है अगर पृथ्वी के पृष्ठ पर लाने में सबसे इम्पोर्टेंट कोई रोल निभाता है तो वो है संघनन, यानी कि कंडेंसेशन। बाष्पोत्सर्जन से क्या होता है, बाष्पोत्सर्जन से जल जो है वायु में जाता है, वापस नहीं आता, वापस आने के लिए उसको संघनन की जरूरत होती है। तीसरा है कि वायु में प्रविष्ट जल में बादल बनते हैं और वर्षा, ओले तथा हिम के रूप में जल पुनः धरती पर वापस आता है, तो ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। वायु में जो जल है जलवाष्प के रूप में होता है, उससे बादल बनता है, उससे फिर बादल क्या होता है, वर्षा के रूप में गिरता है, ओले हिम के रूप में धरती पे वापस आता है, और लास्ट में क्या होता है, जो जल होता है वो नदी और झरनों से होता हुआ महासागरों में मिल जाता है। और इसी को जो है इस प्रकार क्या होता है, हमारा वाटर साइकिल या फिर कहें जल चक्र जो है पूरा होता है। इसलिए पृथ्वी पर अगर जल की कुल मात्रा समान ही रहती है, यही रीजन है, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि वर्षा का जल, इसमें क्या पूछा, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी गलत पूछा जा रहा है। तो पहला है कि वर्षा का जल एकत्र करने का वर्षा जल संग्रहण कहा जाता है, तो बिल्कुल वर्षा का जल को जो है स्टोरेज करने को ही वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। दूसरा आपका है कि समुद्रों और महासागरों के जल में बहुत से लवण घुले होते हैं जिससे जल खारा होता है तथा पीने योग्य नहीं होता है, तो ये भी सही है, ठीक है। लवण का प्रेजेंस के कारण ही जल वहाँ का समुद्र और महासागर का जो खारा होता है और पीने लायक नहीं होता है। तो इसमें से गलत कौन सा हो गया, कोई नहीं है, तो ये आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अब देखेंगे नेक्स्ट, राइम ऑफ दी एंशिएंट मैरिनर कविता के रचयिता हैं, तो ये हैं आपके S.T. कोलरिज, ठीक है। 1798 में ये कविता उन्होंने लिखा था, महासागर में भटके किसी जहाज नाविक के लिए उन्होंने लिखा था। एक करुणा कविता है, जैसे हर जगह जल ही जल, पीने के लिए कोई बूंद नहीं, ये कविता लिखा था इन्होंने। चलिए ये इतना इम्पोर्टेंट ना रखता है,
शायद ही कभी पूछे। चलिए अब हम देखते हैं हमारे चारों ओर का वायु, चैप्टर नंबर 15 हम पहुंच गए। पहला है कि वायु अनेक गैसों का मिश्रण है। इस मिश्रण के मुख्य अवयवों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि वायु में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मिलकर वायु का 99% भाग बनाते हैं, बिल्कुल सही है। दूसरा है कि शेष 1% भाग में CO2, कुछ अन्य गैसें, जलवाष्प तथा धूल के कण होते हैं, तो ये भी सही है। अगर 99% में हम बात करें तो ऑक्सीजन कितना प्रतिशत रहता है, तो 20.95%, ठीक है, 20.95% आपका सिर्फ क्या रहता है, उसमें ऑक्सीजन रहता है 99 में। और सबसे ज़्यादा क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। कितना होता है, 78.09%, 78.09% जो है आपका क्या रहता है, नाइट्रोजन रहता है। और 1% में अगर हम बात करें, जो हमारा 99%, तो ये 2 गैस हो गए, और 1% में क्या क्या, तो ऑर्गन आपका रहता है उसमें कितना, 0.93%, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो 0.04%। इसके अलावा कुछ गैस होती है, जलवाष्प होते हैं, धूल कण होते हैं, ठीक है। वायुमंडल की अगर एग्जाम्पल की हम बात करें तो इस वायुमंडल क्या होता है, तो यही जो मिक्सचर होता है, जो मिश्रण होता है, उससे वायु का क्या होता है, एक परत पृथ्वी को घेरे हुए, ठीक है। इसी मिश्रण के द्वारा बना हुआ जो परत है वो पृथ्वी को घेरा हुआ है और उसी को कहते हैं वायुमंडल। तो इसका आंसर क्या हो गया, दोनों सही है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। अब हम इस पे देखेंगे। पहला आपका क्या है, पहला आपका है कि गतिशील वायु को पवन कहते हैं, ठीक है। दूसरा आपका है कि वायु स्थान नहीं घेरती है, तो गतिशील वायु को पवन कहते हैं। ये इसमें से क्या बताना है आपको, तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, गलत बताना है, ठीक है। तो पहला है कि गतिशील वायु को पवन कहते हैं, बिल्कुल गतिशील वायु को पवन कहते हैं, ये तो सही है, गलत नहीं है। दूसरा अगर बात करें वायु स्थान नहीं घेरती, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। वायु स्थान घेरती है, और वायु की अगर हम बात करें तो वो क्या करती है, प्रत्येक स्थान पर मिलती भी है, ठीक है। तो दूसरा नंबर आपका गलत दिया हुआ है। तीसरा अगर हम बात करें, वायु की वह परत जो पृथ्वी को घेरे हुए है उसे वायुमंडल कहते हैं, बिल्कुल हमने पहले ही पढ़ लिया कि वायु की जो गैस की जो परतें होती है वो पृथ्वी को घेरे हुए है और उसी परत को कहते हैं वायुमंडल। चौथा आपका है कि वायु प्रत्येक स्थान पर मिलती है, इसे देख सकते, बिल्कुल नहीं। वायु जरूर प्रत्येक स्थान पर मिलती है लेकिन इसको देख नहीं सकते, ठीक है। तो आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, 2 और 4 जो है आपका इसमें गलत है और गलत पूछा गया है, तो इसीलिए 2 और 4 जो है आपका इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट, कथन 1 और कथन 2 को देखेंगे, ठीक है। कथन मतलब एक फर्स्ट एजर्शन दिया हुआ है, दूसरा रीजन दिया हुआ है। तो हम देखते हैं कि कथन क्या दिया हुआ है। कथन आपका दिया हुआ है कि जलीय प्राणी श्वसन के लिए जल में घुली वायु का उपयोग करते हैं, ठीक है। और उसका रीजन क्या दिया है कि वायु नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प और कुछ अन्य गैसों का मिश्रण है, ठीक है। तो ये दोनों अपना अपना जगह तो सही है, लेकिन दोनों क्या मैच नहीं, कथन से जो है कारण मैच नहीं कर रहा, ठीक है। जलीय प्राणी श्वसन के लिए जल में घुली वायु का उपयोग करते हैं, ये सही है। दूसरा हो गया कि वायु में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, कुछ अन्य गैसों का मिश्रण पाया जाता है। तो दोनों अपनी अपनी जगह सही है, लेकिन इसका रीजन ये नहीं है कि जलीय प्राणी इसलिए श्वसन घुली वायु का उपयोग करते हैं क्योंकि इसमें ये सारी चीजें पाई जाती है, तो ये आपका जो है गलत हो जाएगा। तो इसमें से कौन सा आंसर सही होगा, ए और आर दोनों सही है, परंतु आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो 3 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हम देखेंगे आगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा वायु घटक जलने में सहायक होता है, ठीक है। तो कौन सा वायु घटक जो है जलने में सहायक होता है, तो वो है आपका ऑक्सीजन, क्योंकि जलने की जो प्रक्रिया होती है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही संभव है। अगर प्रकृति में बात करें जल चक्र के लिए वायु में जलवाष्प की, जैसे अगर बात करें जल चक्र के लिए क्या जरूरी है, तो वायु में जलवाष्प की उपस्थिति होना अनिवार्य है, ठीक है। पेड़ पौधा या जीव जंतु की बात करें श्वसन प्रक्रिया में क्या जरूरी है, तो ऑक्सीजन का यूज और कार्बन डाइऑक्साइड वो छोड़ता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं पादप और जंतु श्वसन प्रक्रिया में। उसी तरीके से जलने की क्रिया में आपका ऑक्सीजन की उपस्थिति से ही संभव है। इसलिए जैसे कि गैस में अगर कभी आग लग जाता है तो उसको क्या किया जाता है, उसको चारों तरफ से जो है
कुछ मतलब इस टाइप में कोई गीला, उसको गीला टॉवल कर दीजिए और उसके बाद उसको चारों तरफ से उसका ऑक्सीजन ही बंद कर दीजिए। आई मीन कि उसको चारों तरफ से घेर करके हवा ही आने मत दीजिए। देखिए वो बंद हो जाएगा, गैस में जो आग लगा होगा वो खुद बंद हो जाएगा। तो ये चीज़ें होती है, ठीक है। तो आपका ये आंसर हो गया। अब हम देखेंगे नेक्स्ट। अब हम आ गए लास्ट चैप्टर, कचरा संग्रहण एवं निपटान। तो 16 नंबर है इसका। क्वेश्चन क्या है? पहला है कि वर्मी कंपोस्टिंग अथवा कृमि कंपोस्टिंग में लाल केचुआ का प्रयोग होता है। इन लाल केचुआ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब हमें क्या विचार करना है, साथ ही हमें ये देखना है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। सही कथन को देखना है। तो पहला आपका है कि लाल केचुए के दांत नहीं होते, ये भोजन को गिzzard की सहायता से क्या करते हैं? पीसते हैं। तो ये आपका बिल्कुल सही है। लाल केचुआ में अगर केचुआ में बात करें तो दांत नहीं होता, इसमें एक गिzzard होता है और उसी की सहायता से क्या करते हैं? भोजन को ये पीसने में इसका हेल्प करता है। अंडा का छिलका हो, कोई समुद्री शंख हो, सीपी का चूरा हो, ये सब क्या करता है? ये सब ये खा जाता है। कैसे खाता है? अपने गिzzard के द्वारा। दूसरा क्या है कि दूसरा हो गया अंडे के छिलके अथवा समुद्री शंख या सीपी का चूरा भोजन को पीसने में केचुओं की सहायता करता है। बिल्कुल सही है। और लाल केचुआ की बात करें तो उसकी हेल्प से ही कंपोस्ट बनाने की जो इस विधि को क्या कहते हैं? वर्मी कंपोस्टिंग अथवा कृमि कंपोस्टिंग कहते हैं, ठीक है। उसमें हमने पिछले वाले ही क्लास में हमने देखा था कि मिट्टी में उसे छोड़ दिया जाता है, ठीक है, और वो मिट्टी को खाती है, जो अनपचा पदार्थ निकालती है और उसी से जो है कंपोस्ट रेडी होता है, जिसको कृमि कंपोस्टिंग या वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं। लाल केचुआ के बारे में और थोड़ा जानते हैं कि बहुत गर्म होता है। लाल केचुआ जो है बहुत गर्म अथवा ठंडे वातावरण में जीवित नहीं रह सकता है। जो लाल केचुआ है उसके लिए एकदम एनवायरनमेंट, जो उसका वातावरण है वो एकदम चाहिए एवरेज, ठीक है, ना ज़्यादा गर्मी हो ना ज़्यादा ठंडा हो। और इसके आसपास क्या होना चाहिए? तो नमी होना चाहिए, मॉइस्चर होना चाहिए। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर अब हमें विचार करना है। पहला है हमारा कि कागज का पुनः चक्रण संभव है तथा पुनः चक्रण के उपयोगी चीजें बनाई जा सकती है। तो ये आपका बिल्कुल सही है। कागज का जो है पुनः चक्रण, रिसाइकल संभव है। इससे आपका जो है उपयोगी चीज बिल्कुल बनाया जा सकता है। दूसरा है कि कंपोस्टिंग द्वारा प्लास्टिक को कम हानिकारक पदार्थों में परिवर्तन करना संभव नहीं है। बिल्कुल प्लास्टिक की कंपोस्टिंग नहीं की जा सकती है, ठीक है। तीसरा है कि पौधे एवं जंतु अपशिष्टों को खाद में परिवर्तित किया जा सकता है। तो ये भी आपका सही है कि पौधे और जंतु का जो अपशिष्ट है, जो गंदगी है, उसको क्या है कंपोस्टिंग, उसको जो है कंपोस्टिंग के थ्रू मतलब इस तरीके से यूज किया जा सकता है, कंपोस्टिंग के रूप में या खाद के रूप में कहें तो। चौथा है कि सभी प्रकार के प्लास्टिक गर्म करने अथवा जलाने पर हानिकारक गैस छोड़ते हैं। हाँ बिल्कुल, सभी प्रकार के प्लास्टिक को गर्म करने या जलाने पर हानिकारक गैस छोड़ते हैं। तो आपका इसका आंसर हो गया 1 2 3 4 सब। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्लास्टिक के दुरुपयोग के कौन कौन से दुष्परिणाम हैं? तो पहला है आपका कि खाद्य पदार्थों का हानिकारक तथा कैंसर कारक होना। तो बिल्कुल प्लास्टिक की थैली को पैक किए जाने पे जो खाना हमारा क्या होता है, हमें प्लास्टिक की थैली में खाना पैक नहीं करना चाहिए कि उससे क्या होता है, भोजन को जो है हमारा उसमें गंदगी के कारण जो है हानिकारक हो जाता है, वो खाना हमारे लिए हानिकारक हो जाता है, ठीक है। और अगर हम बात करें पशुओं की मृत्यु का कारण भी है। बिल्कुल पशुओं का भी जो है ये मृत्यु का कारण है। पशु क्या करते हैं, इसको प्लास्टिक के थैला को क्या करते हैं, कूड़े में हम फेंक देते हैं और जानवर जो है भोजन के लालच में उसको खा लेते हैं, थैले सहित निगल जाते हैं और इससे उनकी मौत भी हो जाती है। तीसरा है कि शहरों में जल भराव और बाढ़ आता है। हाँ प्लास्टिक का क्या है कि वहाँ पर अगर प्लास्टिक का थैली अगर मतलब बहुत ज़्यादा बह रहा है, तो शहर हो गया कहीं भी, शहर गांव कहीं भी, तो नाले या सीवर क्या होगा, बंद हो जाएगा, जाम हो जाएगा, जिससे शहरों में क्या होगा, बाढ़ और जल भराव का एक महत्वपूर्ण कारक बनता है। इतना हानिकारक है प्लास्टिक। तो सभी प्रकार का प्लास्टिक को गर्म कीजिए, ठीक है, जलाने पे क्या होगा, हानिकारक गैस छोड़ता है, ठीक है, ज़्यादातर कार्बन मोनोऑक्साइड छोड़ता है। तो ये गैसें बहुत से क्या होती है कि बीमारियाँ लाती है और इसमें कैंसर भी सम्मिलित है, इसलिए प्लास्टिक को नहीं जलाना चाहिए। कैंसर का बहुत बड़ा रीज़न कहीं ना कहीं वो साबित होता है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट। चलिए हमारा क्लास 6 का जो है फ्रेंड्स ख़त्म हो गया, ठीक है।
कल हम क्लास 7 का करेंगे। तो होप सो गाइज आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, कोई कमेंट हो, कोई शिकायत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, कोई सजेशन हो, एडवाइस हो, व्हाटएवर। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।